नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बारूद के ढेर पर बागपत। जी हां, बागपत से सांसद सतपाल सिंह ने बागपत पुलिस का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। बीजेपी सांसद ने बागपत पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया। आरोप लगाया कि पुलिस का साथ गुनहगारों के साथ है। सवाल यही है कि आखिर क्या कर रहे हैं बागपत के एसपी अजय सिंह। सवाल यह भी है कि क्या यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरीके से नाकाम है। सवाल यह भी है कि क्या बागपत में सब कुछ ठीक चल रहा है। रिपोर्ट देखिए, इसी पर चर्चा करेंगे। बारूद के ढेर पर बागपत। बीजेपी सांसद ने खोली बागपत पुलिस की पोल। कटघरे में बागपत पुलिस की कार्यप्रणाली। बागपत में मौज में आरोपी, खौफ में बेगुनाह। बागपत के गांव-गांव में चल रही हत्यारों की मंडी। सांसद सत्यपाल के रडार पर बागपत एसपी अजय सिंह से छूट गई बागपत के लॉ एंड ऑर्डर की लगाम। क्या बागपत में सब कुछ ठीक है? बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने बागपत पुलिस की पोल खोलकर रख दी है। सत्यपाल सिंह के आरोपों के बाद बागपत पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। अगर सांसद महोदय की माने तो बागपत पुलिस आरोपियों को छोड़कर बेगुनाहों को पकड़ती है। जो असली आरोपी हैं, असली अपराधी है, उनको छोड़ करके दूसरों को अज्ञात बना के दूसरों को परेशान करते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी पिछले हफ्ते बात कही थी, आज सवेरे भी उनको मैंने बात कही है कि स्थानीय पुलिस का ये नाकामी है, भ्रष्टाचार है, जो अपराधी है उनको पकड़ा नहीं जाता है। यही नहीं, बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि बागपत के गांव-गांव में हत्यारों की मंडी चल रही है। आप खुद सुन लीजिए। 2 वर्षों से मैं ये कह रहा हूँ कि क्षेत्र में अवैध हथियार की भरमार है। शायद ही कोई गांव होगा जहां 20-30 घरों में अवैध हथियार न हो। लोग तो ज़्यादा बोलते हैं। मैंने अभी 8 जुलाई को अपील की थी, आप लोगों ने छापाई अखबार के अंदर कि एक मुहिम, एक अभियान चलाना चाहिए कि अवैध हथियार वाले कौन हैं। गुंडा आदमी, बदमाश आदमी किसी भी पार्टी का हो, किसी के प्रति किसी के दबाव में नहीं आकर के उस पर कार्रवाई की जाए। बागपत में बढ़ता क्राइम सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। यही वजह है कि जब मीडिया ने बढ़ते अपराध पर माननीय से सवाल दागा तो साहब के मुख से सच निकल पड़ा और बागपत के एसपी अजय सिंह की पोल खुल गई। ऐसा नहीं है कि बागपत पुलिस पर सिर्फ सत्यपाल सिंह सवाल उठा रहे हैं। सवाल मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान भी उठा रहे हैं। बागपत पुलिस की तारीफ में मंत्री साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। और कहीं ना कहीं बागपत डिस्ट्रिक्ट में लगातार घट रही घटनाएं चिंता का विषय है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल लिंक हो, चाहे वो क्रिमिनल लिंक हो, किसी भी तरह का लिंक हो। जो इस जनपद का माहौल खराब करना चाहते हैं, जो कोई भी हो कुछ लोग, उनके खिलाफ सरकार को, पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों नेताओं को सुनने के बाद सवाल उठना लाजमी है। मसलन न्यूज़ वन इंडिया पूछता है, बागपत में किसके संरक्षण में फल फूल रहा है अवैध हथियारों का धंधा? क्या वाकई बागपत में गांव-गांव में है हथियारों की मंडी? क्या बागपत के एसपी अजय सिंह को आरोपियों को छोड़ना पसंद है? क्या बागपत के एसपी अजय सिंह से कंट्रोल नहीं हो रहा क्राइम? क्या बागपत के एसपी अजय सिंह के नेतृत्व में फल फूल रही हथियारों की मंडी? क्या गौ हत्या होने पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा लिखती है पुलिस? क्या असली गौ हत्यारों को छोड़कर बेगुनाहों को आरोपी बनाती है पुलिस? बागपत के एसपी अजय कुमार सिंह आखिर कर क्या रहे हैं? मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह से आखिर क्यों नहीं सीखती बागपत पुलिस? क्या यूपी के डीजीपी साहब को नहीं दिखती बागपत पुलिस की नाकामी? बीजेपी सांसद और मंत्री के आरोपों के बाद अब सख्त एक्शन लेने की बारी है। देखना होगा कि बागपत एसपी साहब पर कब सरकारी हंटर चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।
चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से यहां पर सांसद और मंत्री दोनों ही तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है पुलिस के ऊपर, अपनी ही पुलिस के ऊपर बागपत के सांसद सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसमें डीजीपी के ऊपर और एसपी के ऊपर जाहिर तौर पर बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। हमारे साथ में आपको बता दें तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे चर्चा के लिए। देवेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ेंगे बीजेपी से थोड़ी ही देर में, संतोष पांडे जी हमारे साथ में पूर्व एमएलए सपा से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ में अजय वर्मा जी इस समय मौजूद हैं। चलिए शुरुआत अजय जी आपसे ही कर लेते हैं। हालांकि बीजेपी अपना पक्ष रखेगी इस पूरे मामले पर, धर्मवीर चौधरी भी बीएसपी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों का ही रिएक्शन ले लेते हैं। खुद सरकार के मंत्री और सांसद ये सवाल उठा रहे हैं पुलिस पर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका रिएक्शन अजय जी। एडीआर की रिपोर्ट आप अगर उठा के देखें तो उत्तर प्रदेश अगवा प्रदेश, अपहरण प्रदेश, गुंडा प्रदेश बन चुका है। लेकिन देश की सरकार अपने सीने को थपथपा रही है, अपने कंधों को थपथपा रही है और शाबाशी दे रही है। उत्तर प्रदेश में बलात्कार, हत्या, लूट, अपहरण, चैन पुलिंग, डकैती और सुनारों के यहाँ डकैती, मर्डर और छोटे बच्चों का अपहरण, विशेष तौर पर इसका ग्राफ इस कदर बढ़ा है इस दौरान। पहले तो कोविड की मार चली रही है उत्तर प्रदेश में, रोजगार की मार चल रही है, नौकरियों की मार चल रही है, लेकिन देश की सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहते हुए यहाँ की कोई भी चीजें, कोविड के मामले में सारी जांच और सत्यता नहीं बताई जाती, अपराध के मामले में सारी चीजें छुपाई जाती हैं जी। अभी आपने पीछे देखा कानपुर में बिकरू वाला जो चौबेपुर कांड हुआ था, बनारस का देखा, इलाहाबाद का देखा, अपहरण के और गाजियाबाद में तो आपने देखा ही था वो विक्रम त्यागी आज तक लापता है। विक्रम जोशी पत्रकार का मर्डर हो गया, मतलब अपहरण हो गया और एक बच्ची का बलात्कार हो गया। तो मैं ये समझता हूं कि सरकार के मंत्री और एमपी तो बाद में जवाब और सवाल पूछेंगे। ये प्रदेश की जो 24 करोड़ जनता है, इसमें बीजेपी के भक्त और अंधभक्त और इनके आईटी का जो सेल है जो झूठ दिखाता है, झूठे आंकड़े उगाता है, उनको तो छोड़ दीजिए। उनकी निगाहों में तो उत्तर प्रदेश में सब लोग ताला खोल के सो रहे हैं, अपराध मुक्त हो चुका है, उत्तर प्रदेश फल फूल रहा है, उत्तर प्रदेश में कोई कोरोना का मरीज नहीं है, कोई कोरोना से मौत नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, उनके हिसाब से तो रोजगार भरपूर है और व्यापार भरपूर है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी समय समय पर अभी इसी दौर जेल भेजा गया है। उन्होंने कोई हत्या, मर्डर, बलात्कार, लूट नहीं करा, वो जनता की लड़ाई के लिए, अपहरणों के लिए मांग कि क्यों अपहरण हो रहे हैं, क्यों बलात्कार हो रहे हैं, क्यों हत्याएं हो रही हैं। वो गए, कोविड में कोई प्रॉब्लम थी उनके लिए, वो गए बसों की व्यवस्था मजदूरों के करने के लिए। तो सरकार, जो लोग सृष्टि काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं इस सरकार में, उनके ऊपर तो चाहे वो पक्ष के हो, विपक्ष के हो, पत्रकार हो, जर्नलिस्ट हो, आम आदमी हो, अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो वो सरकार के खिलाफ आ जाएंगे, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही की श्रेणी में आ जाएंगे। तो सरकार से हम प्रदेश की नहीं बल्कि देश की सरकार से और राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए अजय जी मैं आऊंगी आपके पास में, हमारे साथ संतोष जी भी जुड़े, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन धर्मवीर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, ये मुद्दा अब बहुत अहम हो जाता है क्योंकि एक तरफ सरकार की नियत और नीति है और सरकार के ही मंत्री और सांसद अगर ये सवाल खड़े करेंगे पुलिस के ऊपर, तो ये पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है कि खुद सांसद इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारी पुलिस हमारी ही नहीं सुन रही है, अपराधियों के बजाय किसी और को पकड़ रही है। धर्मवीर जी। सृष्टि जी, पिछले 90 दिन में उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। ऑन रिकॉर्ड एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये मेरे नहीं हैं। और इनके बागपत के सांसद जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जो भारत सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने रिटन में योगी आदित्यनाथ जी को दिया और वहाँ के एसपी को दिया, लेकिन वो खुद लाचार हैं। और ये सांसद सतपाल सिंह की बेबसी नहीं है। 29 जुलाई 2019 को बीजेपी के सांसद जयप्रकाश ने सरकार के कामकाज पर कहा कि 30 वर्षों में ऐसी बेबसी मैंने नहीं देखी। विधायक श्याम प्रकाश रानू ने भी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और इसके अलावा मानवेंद्र प्रताप सिंह विधायक ने भी प्रशासन और शासन के खिलाफ मोर्चा खोला। नंदकिशोर गुर्जर धरने पर बैठे, लोनी के विधायक। तो ये सरकार कहाँ है? सरकार नाम की चिड़िया उत्तर प्रदेश में नहीं है
और यहाँ पर गुंडाराज 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 चल रहा है। प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है लोग जो धर्मवीर जी, है धर्मवीर अपनी जी बेटियों देखिए, को सुरक्षित पढ़ाने नहीं सांसद भेज ने ये सकते। सवाल खड़ा किया, सांसद ने अपनी ही पुलिस के ऊपर ये सवाल खड़ा किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये कौन सी कितनी सरकारें ऐसी रही हैं जिसमें सांसदों ने, विधायकों ने या फिर जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अपनी ही सरकार को, अपने ही मुख्यमंत्री को ये खत लिखा हो कि हमारी पुलिस सही से काम नहीं कर रही है। इसके लिए भी तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि आप अपनी ही पुलिस के ऊपर, अपनी ही सरकार में सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे जो आपकी छवि है वो धूमिल होने का खतरा होता है, लेकिन ये खतरा भी अगर बीजेपी के सांसद उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी कौन सी सरकार अभी तक रही है जो अपनी ही पुलिस के खिलाफ अपने ही मुख्यमंत्री को रिटर्न में उसने लेटर दिया हो। सर सृष्टि जी, सतपाल सिंह सांसद जो है वो अपनी बेबसी जाहिर कर चुके हैं। जब इस प्रदेश के अंदर पुलिस अपराधियों को महिमा मंडित करने का काम करेगी और जब जेल के अंदर अपराधी मारे जाएंगे और सड़कों पर पुलिस वाले मारे जाएंगे तो पुलिस नाम की चिड़िया कहां रह जाएगी। और ये बीजेपी का कल्चर है, ये अपराधियों को पहले पालते हैं और खाकी और खादी का जो गठजोड़ उत्तर प्रदेश में चल रहा है, माफिया गठजोड़, इससे जो है प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज लोगों के पास में रोजगार नहीं है, कोरोना महामारी से लोग जो है बेहाल हैं, ऊपर से उत्तर प्रदेश का बढ़ा हुआ क्राइम भारत में नंबर 1 पर ये प्रदेश क्राइम में चल रहा है। और अगर यही हालत रही तो आप देखिएगा कि ये प्रदेश जो है, ये राम राज्य की बात करते थे, ये राम राज्य नहीं, ये रावण राज से भी बड़ा कोई मतलब इसकी कल्पना नहीं की जा सकती जितना हाहाकार उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। और ये जो गठजोड़ की आप बात कर रहे हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये गठजोड़ का। ये सारी सरकारों में यही गठजोड़ क्यों देखने को मिला? अपराधियों और पुलिस में यही गठजोड़ हमें सभी सरकारों में क्यों देखने को मिला? क्योंकि अचानक से किसी एक सरकार में ये गठजोड़ नहीं हुआ है। नहीं सृष्टि जी, जब वैभव कृष्ण एसएसपी ने अपनी सरकार के पुलिस के अधिकारियों पर, जिसमें एसएचओ के थाने बिकते थे, जिसमें जो है एसएसपी कप्तान के जिले बिकते थे, जब उत्तर प्रदेश सरकार के को चिट्ठी लिखी तो इस सरकार ने उस ईमानदार एसएसपी के मनोबल को तोड़ने के लिए उस एसएसपी को ही हटा दिया। और उस एसएसपी को हटा दिया तो पुलिस का मनोबल कैसे बचेगा प्रदेश में? और ये चिन्मयानंद स्वामी, कुलदीप सेंगर और विकास दुबे जैसे अपराधियों को महिमा मंडित करेंगे, उनको ठीक है। चलिए मैं आऊंगी आपके पास धर्मवीर जी, और भी मेहमान जुड़े हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। इस समय हमारे साथ में सीधे तौर पर आपको बता दें, संतोष पांडे जी इस समय हमारे साथ में जुड़ेंगे, एमएलए, पूर्व एमएलए, सपा से पूर्व एमएलए हमारे साथ में संतोष पांडे जी मौजूद हैं। संतोष जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी सबसे पहले। सृष्टि, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस संवेदनशील मुद्दे पे मुझे जोड़ा। अभी हमारे तमाम साथियों ने, कांग्रेस के साथी ने बहुत अच्छी बात कही। सृष्टि जी, मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है जी, और जब सरकार आई तो बड़े उत्साह में थे मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश से बाहर चला जाएगा या जेल में रहेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध की बाढ़ आ गई है सृष्टि जी, और आप देखिए, हम लोग नहीं कह रहे हैं, विपक्ष को तो लोग कहते हैं कि नहीं साहब आपका काम है कि मुद्दे को आप उठाते हो। आपका ही सांसद, आपका ही विधायक लेटर लिख रहा है, धरने पे बैठ रहा है, सिलसिलेवार आप देख लीजिए, चाहे नंदकिशोर गुर्जर जी हों, चाहे अभी आपके बागपत के सांसद जी हों, चाहे जयप्रकाश रावत जी रहे हों, चाहे मानवेंद्र सिंह जी हों, और यहाँ तक सृष्टि जी कि अभी एक प्रजापति जी को यहाँ लखनऊ में विधायक हैं, वहां से उनको बहुत पब्लिक ने पीटा। आक्रोश की स्थिति आप देख लीजिए, खुद विधायक चला जा रहा है वहां धमकी देने। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का अगर जिलेवार अगर आप आंकड़ा निकालें तो मुझे लगता है कि उस सारे रिकॉर्ड अभी तक के टूट गए हैं। और जो इनकी ठोको नीति हो गई है ना, वो उससे बहुत फेलेवर की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने पुलिस को इतना उत्साह तो दे दिया कि ये जबरदस्ती अपना नंबर बढ़ाने के लिए
एक तरह से काउंटर लगातार करते जा रहे हैं फर्जी। दूसरी तरफ थानों की स्थिति ये हो गई कि थाना बिकता है और भ्रष्टाचार चरम पे है। संतोष जी, आप ही जान लीजिए कि आरोप यही आपके ऊपर भी लगते आए हैं कि ये जो तमाम परिस्थितियों के साथ में सामना करना पड़ रहा है इस समय सरकार को, वो कहीं ना कहीं विरासत में दी गई है। मैं इसका जवाब लूंगी सर, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ में पूर्व आईपीएस ओपी सागर साहब भी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही देवेंद्र प्रमुख जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख जी का आज हमारे साथ जुड़ना इसलिए भी खास है क्योंकि इनका गृह जनपद ही बागपत है। इसलिए देवेंद्र जी, आपसे बेहतर वहां की परिस्थिति मुझे लगता है कोई बता नहीं पाएगा कि आपके ही एरिया के सांसद ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। एसपी साहब के ऊपर सवाल है, डीजीपी साहब के ऊपर सवाल है कि सतपाल सिंह से ही क्या पुलिस को या डिपार्टमेंट को सीखने की जरूरत नहीं थी, जो खुद ये सेवा दे चुके हैं और जो खुद आज बेबसी और लाचार वाली परिस्थिति में दिखाई दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री को खत लिख रहे हैं। क्या स्थिति है बागपत में, क्या ऐसा कर रही है पुलिस जिसकी वजह से सांसद को और मंत्री को खुद सामने आकर मुख्यमंत्री को लेटर लिखना पड़ रहा है? सर सृष्टि जी, सबसे पहले तो देखिए, मैं आज ये बागपत जिले के लिए बड़ी दुखद घटना है जी। तो जो हमारे बीच में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं संजय खोकर जी, एक अच्छे कार्यकर्ता थे, संवेदना प्रकट करनी है। दुखद घटना है, हम सबको दुखद है। और हमारे माननीय सांसद जी या जितने भी हमारे वहाँ विधायक हैं, चारों विधायक मिलकर, वो कल उनकी अंत्येष्टि जब थी तो वहाँ सब लोग थे और पूरा मीडिया भी वहाँ शामिल था जी। सबने मुझसे एक ही आवाज उठाई थी कि उन्हें न्याय की जरूरत है इसमें। और ये जो बागपत के हालात हैं, जिस तरीके से घटना घटी है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसी क्या बागपत की स्थिति हुई जिस तरीके से। देखिए, मैं एक चीज और भी वहां कहना चाहता हूं, जिस तरीके से वो घटना हुई है हाँ। वो बिल्कुल बागपत की ऐसी परिदर्शा वहां है। वो बेशक हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष थे, कभी कोई ऐसा मामला नहीं है कि सुबह हम सब लोगों की ऐसी व्यवस्था होती है कि 5 बजे, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे ज्यादातर जो है देहात गांव का जो व्यक्ति है वो बखत उठता है, अपना 2 काम करता है। एक वॉकिंग का काम भी होता है, एक अपना जितना खेत का खलियान का जो काम है, किसान का जो काम है, उसको भी करने का काम करता है। तो वो इस वजह से ही वहां सुबह सुबह गए हैं। और जिस तरीके से घटना घटी है, ये वास्तव में बहुत बड़ी और दुखद घटना है। निश्चित इस पर सांसद जी और विधायकों ने मिलकर एक जो है इस पे न्याय मांग कोशिश की है। जो शासन ने स्पीकता दिखाई है, मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि कोई शिकायत की गई हो। जो एएसपी हटाए गए हैं बागपत के, और वहां के जो थाना अध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है, तो शासन कहीं ना कहीं पूरी तरह स्ट्रिक्ट है और निश्चित जो है इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं, देखिए देवेंद्र जी, पुलिस के ऊपर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए गए हैं सतपाल सिंह की तरफ से, संजीव बालियान की तरफ से, कि हमारी पुलिस पकड़ना किसी और को होता है, जाकर पकड़ किसी और को लेती है। विपक्ष की तरफ से ये सवाल नहीं उठाया जा रहा है। आप समझिए इस बात को सर, आपका खुद का गृह जनपद है, आप बेहतर तरीके से जान पा रहे होंगे, राजनीतिक मजबूरियां अलग बात है, लेकिन अगर खुद वहां के सांसद ये बात कह रहे हैं कि हमारी पुलिस का फेलियर इतना बड़ा है कि एसपी अजय सिंह के नेतृत्व में हथियारों की मंडी फल फूल रही है, तो इससे बड़ा धब्बा पुलिस के लिए और क्या हो सकता है? देखिए सृष्टि जी, ये मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि कल की जो घटना है वो इतनी दुखद घटना है कि सांसद अगर कह रहे हैं उसको मैं नकार नहीं सकता, या उसमें कोई और बड़ा नेता अगर इस बात को कह रहा है तो मैं उसे नकारने का काम नहीं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं सरकार का पहलू भी आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। मैं सरकार का पहलू इसलिए संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सरकार अगर स्पष्ट ना होती, अगर सरकार अपने कार्य में करने में चूक करती, तो इसमें समय लगता। क्या जांच के 2 दिन दिए जाते, 4 दिन दिए जाते। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब स्वयं संज्ञान लिया और शाम तक एएसपी को वहां से हटाने का जब डिसीजन आया, तो कहीं ना कहीं देखिए उंगली उठती है। और अधिकारी जो है, जब लाखों की संख्या में काम कर रहे हैं इतनी बड़े प्रदेश में, अगर किसी को चूक या जांच का मामला निकला है तो निश्चित उसकी जांच भी होगी। और जो फेलियर अगर कहीं रहा है, कहीं प्रशासन फेलियर रहा किसी जिले में, जैसे बागपत की बदकिस्मती ही कहूंगा मैं कि यहाँ फेलियर रहा और माननीय सांसद जी ने उस पर सवाल उठाए हैं, तो निश्चित ही एक बड़ी जांच बनती है। लेकिन सरकार इसमें कहीं पीछे नहीं। देखिए सर, सरकार की नीयत पर सवाल नहीं है, ये तो हम लगातार यहाँ पर कह भी रहे हैं कि अगर सांसद ने सवाल उठाया तो ये भी बड़ी बात है कि अपनी सरकार के खिलाफ ही सवाल उठाया गया। संतोष जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद ओपी सागर साहब के पास जाएंगे। सृष्टि जी, मैं
सृष्टि जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना अभी चाहता हूँ कि बीजेपी के माननीय जो सांसद प्रवक्ता जी ने हैं, सरकार पे सवाल नहीं उठाया। देवेंद्र थोड़ा जी, समझ लीजिए। सरकार पर सवाल नहीं अरे, है, लेकिन मुख्यमंत्री को चिट्ठी उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लिखी है, जो बहुत दुखद है, क्योंकि पुलिस किसके अंदर आती देखिए, है? पुलिस किसके अंडर आती है सर? पुलिस खाली देवेंद्र काम जी, नहीं करती, वो मैं चीज पुलिस किसके देवेंद्र- अंडर आती है, ये भी देवेंद्र सवाल जी, है। आप संतोषी बोल रहे बोलिए। थे, तो हम लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया। कृपया आप मुझे समय दीजिए बोलने का। बोलिए, बोलिए। आप बीच में हस्तक्षेप मत करिए। मैं सृष्टि जी, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अपराध में तो चरम पे है ही, लेकिन जिस तरीके से एक समाज को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज को, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याओं की बाढ़ आ गई है। रायबरेली से शुरू हुआ सिलसिला लगातार चल रहा है, चाहे वो कुशीनगर में हो, एटा में हो, इलाहाबाद में हो, बागपत में हो, लगातार हत्याएं हो रही हैं, सामूहिक हत्याएं हो रही हैं। और सृष्टि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की ये जो सरकार है, ये 3 चुनाव में पिछले अगर आप देखेंगी तो ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। और ये जिस तरह से हत्याएं ब्राह्मणों की हो रही हैं, जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अभी गाजीपुर में आप देख लीजिए, एक सेना के रिटायर्ड जवान को एक दलित दरोगा ने केवल इसलिए पीटा कि वो ब्राह्मण है। आपको हम वोट देके ताकत बना दिए, आप सरकारों में बैठ गए और आप उत्पीड़न कर रहे हैं हमारे समाज का। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता सर हूं, देखिए, जो भी परिवार- अपराधियों की कोई जात नहीं होती। पहली बात तो इस मुद्दे पर हम अपनी चर्चा कर नहीं रहे हैं कि अपराधियों के कास्टिज्म पर आप बात करिए कि ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, फलाने को मारा जा रहा है। किसी भी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से ये सवाल खड़े हुए। सर मैं आऊंगी इस पर, ये सर निरर्थक चर्चा है, इस पर हमारी डिबेट नहीं है सर। प्लीज किसी और दिन इस पर डिबेट कर लेंगे। मुझे नहीं लगता किसी भी अपराधी की कोई जात होती है, कोई धर्म होता है। अपराधी अपराधी होता है सर। आप इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं, आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं सर उस मुद्दे पर। सवाल यहाँ पर पुलिसिंग पर है। हमारे साथ ओपी सागर साहब जुड़े हुए हैं, वो काफी समय अपनी ओपी सागर साहब, मैं समझना चाहूंगी सर, क्या राजनीतिक मजबूरी होती है खाकी के ऊपर? क्या ये गठबंधन होता है जिसकी वजह से आज सांसद को और आज मंत्री को अपनी सरकार को लिखित में देना पड़ रहा है कि पुलिस पकड़ना किसी और को, पकड़ती किसी और को है? ऐसा क्यों है सर? खाकी के ऊपर लगातार कानपुर के मामले के बाद इस तरीके के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या प्रेशर होता है? सृष्टि जी, ये तो देखिए, आरोप तो लगते ही हैं और कहीं घटना हो जाती है तो और ज़्यादा आरोप लगते हैं। पुलिस हमेशा टारगेट बनी रहती है, लेकिन विषम परिस्थितियों में पुलिस को काम भी तो करना होता है। हाँ। हर तरीके की परेशानी में आदमी पुलिस के पास ही जाएगा, जो भी पीड़ित व्यक्ति है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि वहाँ के स्थानीय सांसद हैं, वहाँ और भी स्थानीय आसपास के मंत्री जी भी वहाँ पर जा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर। मेरा समझ में नहीं आता, रूलिंग पार्टी के सांसद और मंत्री होने के बाद उनको पास तो इतना इख्तियारात है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते थे स्पष्ट तौर पे और वो कमियां बताई जा सकती थी। पत्र लिखने का मुझे पूरा संज्ञान नहीं है कि उस पत्र में क्या किस प्रकार की भाषा है, क्या वो है, लेकिन कोई भी अधिकारी, एएसपी को हटा दिया है, एडिशनल एसपी को हटाने से सर, लेकिन अगर सांसद अपनी चिट्ठी में ये लिख रहा है कि एसपी के नेतृत्व में यहाँ पर हथियारों की मंडी है, फल फूल रही है, तो ये आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात है? आउट ऑफ कंट्रोल जब ये मामला हुआ तब ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया। पुलिस जाहिर तौर पर सराहनीय काम भी करती है, जहां करती है वहां उसे सैल्यूट किया जाता है सर, क्योंकि वर्दी है, वर्दी का सम्मान बिल्कुल है। लेकिन अगर वर्दी के ऊपर इतने बड़े दाग लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा सर जिसकी वजह से खुद सांसद ये दाग लगा रहे हैं। देखिए, वो ये तो अपनी ही सरकार को पलीता कहीं ना कहीं लग रहा है ना सर इससे। देखिए, मैं जो ये कहता हूँ कि वेस्टर्न यूपी में खासतौर से ये जो जगह है, इवन बुलंदशहर से लेके और ये पूरी बेल्ट, बागपत, शामली में खुद रहा हूँ और सहारनपुर रहा हूँ, मुजफ्फरनगर रहा हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ पर ये जगह जगह पर इस तरीके के ये देसी कट्टे बनाए जाते हैं। गनीमत मानिए कि पूरब की तरह यहाँ पर बम का प्रचलन नहीं है, नहीं तो पूरब में तो गांव-गांव पे, मोहल्ले मोहल्ले में बम बनाए जाते हैं, छोटे बम, और उनका काफ़ी नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी है,
लेकिन ये पुलिस को मालूम होना चाहिए, ये पुलिस की बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये उनके ये फेलियर है। ठीक है धर्मवीर जी आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए सृष्टि जी, मैं आपको बता दूं कि जो बीट कांस्टेबल होता है उसको अपने क्षेत्र के गुंडे और बदमाशों की लिस्ट उसके पास होती है और उसको ये पता होता है कि मेरे क्षेत्र में कौन वांछित अपराधी रह रहा है और ऐसे ही थानों में इनकी लिस्ट होती है। लेकिन जब खाकी वर्दी वाले उनसे हफ्ता वसूली करेंगे और 70% सिपाही थानेदार एक ही बरादरी के उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे तो न्याय कौन करेगा? ये तो सब योगी आदित्यनाथ को अपना रिश्तेदार बता रहे हैं कि हम तो योगी जी के रिश्तेदार हैं और हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। वो ऊपर के अफसरों की सुन नहीं रहे हैं, ऊपर के अफसर उनके ऊपर की नहीं सुन रहे हैं और ये पुलिस बिकी हुई है। जब 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 विकास वाला कांड हुआ था तो पुलिस कैसे नतमस्तक वहां हो रही थी और कैसे पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर किया। तो ये बहुत सारी बातें पुलिस के आचरण के विरुद्ध है। ठीक है देवेंद्र जी जवाब देंगे सर आप इस बात अगर वो का? रक्षक ही भक्षक बन जाएगा देवेंद्र जी जवाब देंगे आप इस बात का सर? हिफाजत कौन करेगा? रक्षक ही भक्षक तो रक्षा कौन करेगा सर? देखिए मुझे ओपी सर का बहुत अच्छे से आपने सुना दिया, अच्छा लगा। उन्होंने जिक्र भी किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है और देखो सामने रहे तो उन्हें गहन यहाँ का जो बिल्कुल निश्चित जानकारी है। कुछ क्षेत्र होता है इस तरीके का सब जगह। ये उत्तर प्रदेश कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि जिसकी आबादी 5 करोड़ है 6 करोड़ है। ये अपने आप में आधा देश का महत्व रखता है। और दूसरी बात इनसे कहो इनके जोश बना के रखे। मैं जवाब देने के लिए आ रहा हूं सृष्टि जी, आराम से बैठ गए 2 मिनट। इनकी औकात बतानी जानता हूं मैं, इनकी चोरी को। देवेंद्र जी थोड़ा शब्दों का ख्याल रखिए सर प्लीज। ये किस तरीके की बकवास करते हैं ना चैनल पर बैठकर। इनको पता है कि वो जाति की बात कर रहे हैं, इनकी बहन की जाति की वजह से लड़ रही है। अरे जिसको अपनी औकात का पता नहीं, जिसको अपनी परिदर्शिता का पता नहीं, जिसको अपनी स्ट्रैटेजी का पता नहीं, वो जाति की बात कर रहा है चैनल पर बैठकर। अरे मायावती जी से पूछे जाति क्या होती है, पूछे जाति क्या होती है, ये योगी आदित्यनाथ जी से जाति पूछने वाले होंगे क्या? अभी इनका सीट बनाने के लिए 70 साल लग गई है। बात नहीं सुनता होगा। मैं जवाब दे रहा हूँ ना मुद्दे का, आप जवाब सुनेंगे क्या? आप सृष्टि जी को पूछे 2 मिनट बैठेंगे। देवेंद्र जी थोड़ी भाषा का ख्याल रख के बोलिए सर। विपक्ष ये सवाल नहीं खड़े कर रहा था, खुद सांसद ये सवाल खड़े कर रहे थे। आप थोड़ा संयमित भाषा का इस्तेमाल करें सर, आप थोड़ा संयमित भाषा का इस्तेमाल करें सर प्लीज। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। लेकिन इनसे सुनना सीखिए देवेंद्र जी। धर्मवीर जी आपने सवाल पूछा है, जवाब सुन लीजिए प्लीज, निरर्थक मत करिए चर्चा को। देवेंद्र जी बोलिए। जब मैं जवाब दे रहा हूँ, जब मैं भाग नहीं रहा, मैं फर्क पाकर सारे जवाब दे रहे सुने। लोग मारे जा रहे हैं, सांसद की सुन नहीं रहा कोई, आप क्या जवाब देंगे? अरे आप लोगों के कहने से क्या होता है? मैं बागपत पे बात करना चाहता हूँ, मैं बागपत की परिदर्शन के बारे में आप चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। लेकिन आप चैनल पर जिस काम सही करोगे ना। नहीं किया। अरे जब मैं सांसद जवाब देंगे आप अपने क्षेत्र का, लेकिन आप औकात में जानता हूँ कि बागपत की जमीन जो है उसकी धर्मवीर जी, संतोष जी आप एक एक करके बात करिए सर, एक एक करके बात करिए, किसी को नहीं समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हैं। एक एक करके बात करिए। देखिए देवेंद्र जी आप सुनिए सर प्लीज, आप सुन लीजिए, आप लोग बहुत देर से बोल रहे हैं।
देवेंद्र जी, अब सुन लीजिए सर। देखिए, ये जो सवाल है इनका सामना करना पड़ेगा। अगर सांसद महोदय सवाल खड़े कर रहे हैं, मंत्री साहब सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपको इन बातों का जवाब विपक्ष को देना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल अगर विपक्ष ने उठाया होता तो बात राजनीति वाली होती। लेकिन अगर सांसद ये सवाल उठा रहे हैं तो जिम्मेदारी बीजेपी की बनती है सर, क्योंकि पुलिस कहीं और काम नहीं करती है, पुलिस अंडर द गवर्नमेंट ही काम करती है सर। इसीलिए जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्यों इतने सवाल सांसद और मंत्री को खड़े करने पड़ रहे हैं। मैं वहीं आना चाहता हूं। जी। आपने लेटर का जिक्र किया माननीय सांसद जी का। हाँ। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, देखिए बागपत की परिदर्शा जो मैं कह रहा था, ओपी सर बैठे थे, उन्होंने आपको बताया है ये ऐसा प्रदेश का हिस्सा है कि जहां उन्होंने से कोई नई सरकार की बात नहीं कर रहा। पिछले जो सरकार के लोग बात कर रहे हैं, शायद अगर वो वहां उठाकर देखेंगे तो कहीं भयावह स्थिति थी। लेकिन माननीय सांसद जी, उनको पूरी नॉलेज है, वो बॉम्बे जैसे शहर के कमिश्नर रहकर आए हैं। उनकी शुरू से ही ये सोच रही है कि अपनी पुलिस पर, प्रशासन पर वो हमेशा से जो इंगित उनकी तरफ करते रहे हैं, उनको स्टिक करते रहे हैं। उनको आज एक दुख जरूर हुआ है कि इतनी बड़ी घटना घट गई और कहीं ना कहीं प्रशासन चूक गया। उसमें एक अधिकारी की कोई गलती हो सकती है, उसमें एडिशनल एसपी हो सकता है, उसमें एसएसपी हो सकता है, उसमें कोई थाने का इंचार्ज हो सकता है, उसमें कोई क्षेत्र का सीओ हो सकता है। इसलिए मैं पूरी सरकार को या पूरे प्रशासन को या पूरी फोर्स को कहीं मैं इंगित नहीं कर सकता, क्योंकि ये जिला जिस तरीके से चल रहा है, जिस परिदर्शा से यहाँ पुलिस काम कर रही है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। पुलिस के ऊपर बहुत दबाव होता है, ये भी सच्चाई है। ठीक है अजय जी, जब अजय जी कहना चाह रहे हैं सर, अजय जी काउंटर करना चाह रहे हैं। अजय जी आप सुन लीजिए सर। देवेंद्र जी, अजय जी बोलिए, इसके बाद संतोष जी के पास आएंगे। अजय जी, परिस्थिति यहाँ कितना सुधार कर चुप तो हो जाए सर आप सुन लीजिए, सर। सरकार ने किया है सर, सुधार की बात नहीं हो रही है अभी, पुलिसिंग की बात हो रही है अभी। पुलिसिंग कहाँ जा रही है, सांसद सवाल उठा रहे हैं। अजय जी, आप एक प्रखर और कुशल एंकर हैं और आप ये डिबेट इस विषय पे करी, इसके लिए धन्यवाद मैं इसलिए कहूंगा। ओपी सागर जी बड़े जाबाज पुलिस ऑफिसर रहे, इन्होंने कई एनकाउंटर करे और कई ऐसे मामलों में इन्हें प्रदेश सरकार ने सराहा, हमारे कार्यकाल में हमने देखा। हाँ। अब गाजियाबाद के एसपी सिटी जो है बागपत गए हैं ट्रांसफर होकर मनीष कुमार। हम लोग इस अगवा प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नहीं कह रहा, अगवा प्रदेश और अपर प्रदेश में रह रहे हैं। ये आसाराम बापू के शिष्यों की सरकार चल रही है देश में और प्रदेश में। जब आसाराम बापू के शिष्य, जब आसाराम ऐसे थे तो इनके शिष्य कैसे होंगे। हेलो जी, बोलिए मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर। जब आसाराम बापू ऐसे थे तो इनके जो इनके शिष्य दोनों देश की और प्रदेश की सरकार में इनके शिष्यों की सरकार चल रही है। और नेशनल क्राइम ब्यूरो और एडीआर की रिपोर्ट की भी देख लीजिए, रोज कम से कम उत्तर प्रदेश में 15 से 20 लोगों को रोज हत्याएं होती हैं। आप ये मैं आंकड़ा बता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि कोरोना से वैसे लोग मर रहे हैं, लूट डकैती बलात्कार चेन पुलिंग, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आखिर सरकार किस मद में है? और अब तो हद ये हो गई कि बागपत के एमपी, जो चुने हुए एमपी हैं, छोड़ दीजिए किसके सरकार के हैं, चुने हुए एमपी, ये सोने पे सुहागा बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री बालियान साहब, उन्हें जाना जाता है कि प्रखर नेता हैं जाटों के। इसका मतलब यह है कि बागपी एसपी को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, बागपत में स्पेशल जांच करानी चाहिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की विशेष समीक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि एक विशेष टीम गठित करके पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के लिए कमेटी बनाए। देखिए अजय जी, बिल्कुल आप जितने भी आरोप लगा रहे हैं इसका जवाब देवेंद्र जी देंगे, लेकिन यहाँ पर आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ी हास्यास्पद बात ये लग रही है मुझे कि अदिति सिंह योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु बताती हैं कि वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। इसी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री को आपकी ही पार्टी की एक तेज तर्रार और युवा विधायक बताती है कि वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं मीडिया के सामने आकर। और आखिरकार पार्टी का ये स्टैंड क्या है? आपकी पार्टी के जो युवा विधायक हैं, जो कल को आपकी पार्टी का भविष्य है, उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई होती है और वो योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु बता रहे हैं, और आप यहाँ पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो कंट्राडिक्शन है सर, इसमें सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस पार्टी की लाइन अब रह क्या गई है? या तो ये अगवा प्रदेश है, या तो आसाराम के शिष्य यहाँ काम कर रहे हैं, या तो योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पार्टी के युवा नेताओं के राजनीतिक गुरु हो चुके हैं। तो ये सवाल उठना लाजमी है सर।
हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बताया है हाँ। कि आसाराम के शिष्यों की जो सरकार देश प्रदेश में चल रही है, अदिति सिंह पर भी ये कुछ हर बोल मुद्दे दीजिए पर ना फेल हो सर, वो चुकी भी है। तो आपकी ही पार्टी के युवा विधायक हैं, तेज तर्रार युवा विधायक, आपकी पार्टी का फ्यूचर भविष्य, जिस पर पार्टी कभी हमारी- कुछ नहीं कर पाती। योगी हमारी आदित्यनाथ पार्टी को का यह राजनीतिक विचार गुरु नहीं माला है। जप रही है वो लगातार, हमारी पिछले पार्टी 8 का यह महीने से विचार वो नहीं योगी है। आदित्यनाथ जी की माला जप रही है भारतीय ये जनता उनका- पार्टी की। ये क्या उनका मजबूरी है सर, ये क्या मिली उनका भगत है? ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। व्यक्तिगत इस- विचार किसी विधायक का कैसे हो सकता है सर? जो आपकी पार्टी की विधायक हो उनका ये व्यक्तिगत विचार कि अपनी ही ऐसी पार्टी जिसके खिलाफ में आप नीतियां बनाते आए, आप उन्हीं को अपना राजनीतिक गुरु करार दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी में आप क्यों है फिर? ये सवाल आप कांग्रेस उनसे पार्टी पूछिए, का एजेंडा ये नहीं, सवाल ये आपको कांग्रेस अदिति सिंह से पार्टी- नहीं पूछना चाहिए सर। नहीं, ये आप प्रदेश की जनता जहां पीड़ित है, 24 करोड़ लोग में से आप इनके आईटी सेल के झूठ वाले और इनके भक्त और अंधभक्तों का बयानवीर और सर शब्दवीरों उन्हीं को छोड़ने अंधभक्तों के में बाद उन्हीं अंधभक्तों में शायद अदिति सिंह भी शामिल हो गई हैं। तो अपनी पार्टी के युवा जो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी लाइन से बरगला रहे हैं, अंधभक्ति कर रहे हैं, उनको आपको संभालना चाहिए सर, नहीं तो नैया इस तरीके से पार नहीं हो पाएगी कि आपकी मैं तो- पार्टी के युवा नेता योगी आदित्यनाथ की माला जपेंगे और आप सरकार बनाने के सपने देख मैं तो पाएंगे। अपील संतोष जी करूंगा कहना इस चाह रहे हैं चैनल कुछ, के मैं आऊंगी माध्यम सर से आपके कि पास, इस इस पर मंथन आपको प्रदेश करना को चाहिए, बचाइए। जरूर करना आसाराम चाहिए। आसाराम संतोष बापू जी, के शिष्यों से इस प्रदेश को बचाइए। संतोष जी। अभी उत्तर प्रदेश में विप्रू कांड हुआ, इतना पूरे देश में इस मुद्दे पे चर्चा हुई, उसके बावजूद भी अभी एक यादव बच्चे का अपहरण हुआ कानपुर में। जिस तरह से पुलिसिंग वहां कानपुर पुलिस ने किया, इतनी बड़ी शीशा लेदर के बाद, नहीं संतोष आपने जी, उसको भी संतोष जी, देखा और आपके चैनल में मेरा मैंने थोड़ा देखा। कंसर्न इस बात का है कि आप पहले ब्राह्मणवाद से जोड़ देते हैं मामले को, फिर आप यादव बच्चे से जोड़ देते हैं। मतलब कोई अपहरण करता भी ये सोचकर अपहरण करता है कि ये यादव है, ये ब्राह्मण है, और पुलिस कार्रवाई करती है तो ये सोच के करती है कि अपराधी ब्राह्मण है तो उसको गोली मार दो। आप भी तो ब्राह्मण है, आप भी तो ब्राह्मण है। कितनी बार आपने पुलिस का सामना कर लिया यूपी में, कितनी बार पुलिस ने आपको अन्यथा उठाकर जेल में डाल दिया, कितनी बार आपके सामने पुलिस बंदूक तान के खड़ी हो गई क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। सृष्टि जी, आप पहले मुझे सुन लीजिए प्लीज, आप मुझे सुन नहीं लीजिए। सर, आप ये जातिवाद यहाँ मत फैलाइए, ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चला कर बैठे हैं हम, ये इलेक्शन नहीं है। आप जातिवाद की बात मत करिए सर। सिस्टम पे धब्बा थी और उसके बाद भी कानपुर पुलिस नहीं चेती, और जिस तरह से शीशा लेकर कानपुर पुलिस ने अभी कराया, और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ पुलिसिंग की स्थिति कि शरद मिश्रा एक भारतीय जनता पार्टी का सभासद है, वो अभी पीटा गया, उसको न्याय नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कबीर तिवारी की हत्या हुई, उसको न्याय नहीं मिला। गाजीपुर के एक रिटायर्ड सेना को मारा गया, जवान को मारा गया, उस पर दरोगा पे केवल कार्रवाई हुई, लाइन हाजिर हुआ, उसको सस्पेंशन करना चाहिए। जब आप खुद ही पुलिस का मनोबल बढ़ा के रखे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो यही देखना पड़ेगा। आपको सृष्टि जी मैं बताना चाहता हूं, जब ये सरकार बनी उस समय जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के घर पे छापा डलवा दिया। तो में मिला क्या? कुछ नहीं, फर्जी छापा डलवा दिया। वो एक बुजुर्ग हमारे समाज के बहुत बड़े नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उस पर सरकार की शीशा लेदर हुई। जब मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति इतनी छोटी तरह की हरकत करेगा तो पुलिस तो करेगी ही। पुलिस तो इतनी चलिए मैं जवाब लूंगी इस बात का, देवेंद्र प्रमुख जी इस बात का जवाब देंगे। बहुत देर से बहुत सारे सवाल हैं, एक मिनट और सुन लीजिए। जल्दी सर जल्दी। जी ने इस कोरोना काल में एक 11 टीम बनाई है, और मैं आपको बताना चाहता हूं उनका भरोसा अधिकारियों पे इतना ज्यादा है सृष्टि जी कि उन्होंने अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों तक को इस टीम में नहीं लिया। तो जो सरकार अधिकारियों पे इतना डिपेंड होकर काम करेगी उस सरकार, ठीक है ओपी सागर साहब, ठीक है संतोष जी, ये ब्राह्मणवाद को यादववाद को थोड़ा साइड रखकर तब आप डिबेट करेंगे सर प्लीज। ये जातिवाद पर डिबेट बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको थोड़ा साइड में रखिए। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि ये सरकार ब्राह्मणों के साथ है या ब्राह्मणों के खिलाफ है। आप ये जो ब्राह्मण आजकल कर रहे हैं ना, इसका एजेंडा भी समझ में आ रहा है, तो आप इसको पहले डिबेट से बाहर रखिए सर, अब इस जातिवाद को। इसके बाद
बाद आपके जो प्रमुख मुद्दे हैं उसका देवेंद्र जी जवाब देंगे, धर्मवीर जी के पास भी जाएंगे। ओपी सागर साहब, आपको जाना भी है चूंकि, इसलिए मैं आपसे अब जल्दी से समझना चाह रही हूं कि आखिरकार कहां पर कमी आ रही है, क्यों कमी आ रही है? कानपुर कांड के बाद में लगातार जो पुलिस की एक इमेज थी, जो बिल्ड करने की कोशिश की गई थी कि आपराधिक के क्षेत्र माना जाता है उत्तर प्रदेश और पुलिसिंग, गुड पुलिसिंग हमें करनी चाहिए, व्यवहार पुलिस का अच्छा होना चाहिए, काम पुलिस का अच्छा होना चाहिए, जो एक बिल्डिंग हमने की थी 2 से 2.5 से 3 साल में, जो तस्वीर एक बदली थी, वो पूरी तरीके से आपको नहीं लगता कि नेस्ता नाबूद हो गई है? देखिए शशि जी, मैं नेस्त नाबूद वाली बात नहीं कहूँगा और मैं पांडे जी की बात से भी इत्तेफाक नहीं करता हूँ। देखिए पांडे जी, कहीं पे भी जातिवाद वाला जो है प्रश्न है ही नहीं। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, सृष्टि जी खुद ही बता रही थी, वर्मा जी जानते हैं, प्रमुख जी जानते हैं, ये सब काफ़ी परिचित लोग भी हैं और देखा है कि कहीं ऐसा नहीं है कि हम जातियों में विभक्त होके कोई भी काम नहीं होता है। इक्का दुक्का अगर 2-4% है तो इसको आप एक्सेप्शनल माने, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑन द होल अगर हम माने तो कभी भी जातियों में बच के कोई पुलिस काम नहीं करती, अपराधी के प्रति काम होता है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर देखिए, जब से कोरोना काल हुआ है, मैं भी देख रहा हूँ, अखबार भी पढ़ता हूँ और टीवी भी देखता हूँ, इधर कुछ क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। रीज़न उसका यही है, बेरोजगारी बढ़ गई। देखिए किडनैपिंग की घटनाएं तो ऑलमोस्ट नहीं हो रही थी, ये इधर किडनैपिंग की घटना हो गई, छोटी छोटी घटनाएं कि 30 लाख रुपए की 5 लाख वसूल लें, बच्चा उठा लिया जाए, बड़ी घटनाएं 2 करोड़ मांग लिए। तो ये जो घटनाएं हैं, इसके अलावा जो अजय वर्मा जी कह रहे थे, सही बात है, चेन स्नैचिंग की घटनाएं पीछे रुक गई थी और कोरोना काल में तो बहुत ही, जो अभी भी चल रहा है, लेकिन फिर भी क्राइम बहुत ज़्यादा जो है कम हो गया था। या तो क्रिमिनल्स भी डर के मारे अंदर छिप गए थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, पुलिस को व्यवहारिक रूप में आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों को ये समझना पड़ेगा। देखिए ग्राउंड लेवल पे जो हमारा सबसे छोटा फंक्शनरी है कांस्टेबल है, कांस्टेबल को अपने एरिया की जानकारी होनी चाहिए, अच्छे बुरे की जानकारी होनी चाहिए और वो जानकारी अपने एसएचओ के पास में लेके आए। इसके अलावा जहाँ भी मौके पे ऑन स्पॉट अगर वो है, सब इंस्पेक्टर है, हेड कांस्टेबल है, उसको इमीडिएटली कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी सूचना है, हमारे यहाँ एक बड़ी खराबी है पुलिस में, यूपी पुलिस में ही नहीं है, सभी जगह है, लेकिन यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा है कि किसी भी कोई सूचना लेके जाता है पहले उसे एंटरटेन नहीं करते हैं, और अगर उसको सुन भी लिया तो प्रथम दृष्टया ये मान लेते हैं कि झूठी खबर लेके आया है, ये जो है सही नहीं बोल रहा है। हम तुरंत अविश्वास से ही बात शुरू करते हैं, हमारी बात ना से शुरू होती है। पॉजिटिविटी बढ़ानी चाहिए, पॉजिटिव हो, किसी भी हमारे फरियादी आता है उसकी बात सुने और तुरंत एक्शन लो। 112 नंबर जो 100 नंबर था, उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी होता क्या है कि दोनों पार्टीज को, पीड़ित को और पीड़ा पहुंचाने वाले दोनों को लाके इकट्ठा वो थाने चौकी में पहुंचा देते हैं कि भाई अब तुम निपटो। वहाँ पे क्या होता है, 8-10 घंटे तो बैठे ही रहते हैं, सुना ही नहीं जाते हैं। अब ये पूर्व जिला अध्यक्ष बागपत जो है, ये खुद ही कह रहे हैं, उनके बेटा कह रहा है कि सिपाही से लेके और डीजीपी तक उन्होंने सुरक्षा मांगी। कोई तो वजह रही होगी। हम इनिशियल स्टेज पे, जबकि मामला बहुत छोटा होता है, उस समय क्यों नहीं कर लेते। कल एक मेधावी छात्रा का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए एक्सीडेंट हो गया कि गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, जो और पीछा करने पे जो उसके साथ था उसने बचाने की कोशिश की और दौड़ाया गाड़ी, और जिससे कि वो एक्सीडेंट हो गया। आखिर उससे पहले भी शिकायतें वहाँ पे हुई हैं, उन शिकायतों को क्यों नहीं सुना गया। अफसोस, दर्द इस बात का है कि ये छोटी छोटी शिकायतें सुनी नहीं जाती हैं। अगर इन शिकायतों को सुना जाए और उन पर तुरंत कार्रवाई हो। ठीक है, बिल्कुल, मैं इसी पर अब देवेंद्र से रिएक्शन लेना चाहूंगी। देवेंद्र जी, देखिए विपक्ष के भी बहुत सारे सवाल हैं जो उठने भी लाजमी है, क्योंकि अगर सांसद, उसके बाद अगर सतपाल सिंह जैसा सांसद जो खुद कमिश्नर रह चुके हैं, तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में वो रह चुके हैं, तो जाहिर तौर पर यह सवाल उठता है कि उनसे ज्यादा बेहतर बारीकियां पुलिसिंग की कोई नहीं समझ पा रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद आज वो बेबस है, आज वो सवाल उठा रहे हैं, आज वो चिट्ठी लिख रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज पर जिस अपराधी को पुलिस को पकड़ना चाहिए, वो पुलिस बड़े कांड का इंतजार क्यों करती है कि कोई बड़ा कांड होगा उसके बाद अपराधियों को पकड़ेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा क्रेडिट ले जाएंगे। ये क्यों सिस्टम चल रहा है सर? देवेंद्र जी, संतोष जी इसके बाद आएंगे, धर्मवीर जी भी आपके पास भी आएंगे इसके बाद।
देखिए सरस्वती जी, अगर समझने की बात है तो जो ओपी सर ने बोला है बड़ी गहन बात है, बड़ी गहराई से कहा है। और अपनी ये देखिए, अपना ऊपर अगर वही पुलिस का पक्ष जो है, उनका ही पुलिस का पक्ष हम स्पष्ट नहीं मानेंगे तो फिर किसका मानेंगे। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा कि कहां कहां पुलिस की क्या क्या गलती है। अगर हम पुलिस पे उंगली उठाएं या कोई आम आदमी उठाएं, अजय जी उठाएं या आदर्श में हमारे और दूसरे धर्मवीर जी मित्र उठाएं, तो उसमें हो सकता है कि हमारा अपना अपना पार्टियों का डर रहा है, अपने अपने तरीके से उठा रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत बारीकी से इस पर विश्लेषण किया है। और सारी ही पुलिस की बात है, पूरे देश की बात की है, ये भी अच्छी बात है। अगर इसमें क्राइम रेट अच्छा आ रहा है बढ़ के, या जो लगा है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम आया। और इसके साथ में सांसद जी का भी जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं आपको सृष्टि जी कि मैं सांसद जी को बहुत क्लोज से जानता हूं जी। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जब से गाजियाबाद में आए हैं, वो बागपत में आए, सॉरी 2014 से उनका जब से यहाँ लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ और आज तक वो ऐसे सांसद हैं इस बागपत में जो सीधे जनता से रूबरू हुए हैं। और जितना टाइम उन्होंने अपने क्षेत्र में दिया है, वो पूर्व मिनिस्टर रहे हैं, उससे बाद या उससे पहले जितना भी समय उनके पास आज तक बचा है, वो ज्यादातर कोशिश की है कि वो जनता के बीच में गए। और जनता जो बागपत की जो परिदर्शा है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है लेकिन उसे किसान का डिस्ट्रिक्ट, और पूर्व जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, उनकी कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। इस बागपत क्षेत्र को पूरे देश का कोना काना जानता है कि बागपत क्षेत्र कौन सा है जी। लेकिन देखिए, जब से क्राइम की बात जो डॉक्टर सतपाल कद्दू का बार बार जिक्र किया, उन्होंने अपने सांसद उसमें लेटर में ओपन किया है, वो बराबर अब की बात नहीं है सृष्टि जी। उन्होंने पहले भी कुछ एसपी रहे हैं हमारे जिले में, या कहीं कानून व्यवस्था पे दिक्कत आई है तो वहां भी हमेशा कोशिश की, सवाल या निशान उठाने में 1 मिनट नहीं लगी। और वर्तमान में जो विधायक हैं बागपत के, वो भी बार बार इस बात को उठा रहे, वो इंगित कर रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि उसमें गलती जो है पुलिस की निकली है। पुलिस हमारी सरकार की है, हम इसे मानने से कोई एक बार थोड़ी कर रहे हैं, हम भाग थोड़ी रहे हैं। सुधार तो हमें करना पड़ेगा। जब मरीज हमारे पास आया तो डॉक्टर की ड्यूटी बनती है पूरी ताकत लगाने की। ठीक है धर्मवीर जी, कितने सहमत हैं आप? धर्मवीर जी कितने सहमत हैं आप? चलिए, लग रहा संपर्क टूट गया है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। संतोष जी बोलिए। मैं अपनी बात मैं आऊंगी सर, जवाब देना भी जरूरी है सर। संतोष जी बोलना चाह रहे बहुत देर से, बोलिए संतोष जी। सृष्टि जी, अभी आप पूर्व की सरकारों को कह रही थी कि नहीं वो जिम्मेदार हैं। इसकी तो मैं तो मिलता नहीं सृष्टि जी। सृष्टि जी, जब पिछली सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रही थी, मेरे सामने रखें तो मैं जवाब दे पाऊंगा। सबसे ज्यादा पुलिस को सुविधा देने का काम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया। मैं गिना रहा हूँ, इस देश में नहीं, मुझे लगता है एशिया का सबसे अच्छा पुलिस मुख्यालय अगर किसी ने देने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। संतोष जी, मुख्यालय देने से, गाड़ियां देने से और आप उनको एसी कमरे दे देंगे, इससे पुलिसिंग बेहतर नहीं होती है। इससे पुलिसिंग बेहतर नहीं होती है। मैं आपसे डिबेट में ये नहीं कह रही कि आप गिनाइए कि अखिलेश यादव की क्या उपलब्धियां रही है। डिबेट इस पर नहीं है सर कि आप गिनाइए अपराधियों को कितना संरक्षण आपकी सरकार ने दिया, आप वो भी गिनाइए। फिर कि अपराधियों को कितना संरक्षण दिया गया है, ये भी गिनाइए। अपराधियों को कितना संरक्षण दिया गया है। विकास दुबे पर आज तमाम विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन हर एक पार्टी से विकास दुबे के बहुत गहरे संबंध रहे हैं सर। तस्वीरें उसकी गवाह हैं। तो आप एसी कमरे पुलिस को देकर आप समझते हैं कि आपने पुलिसिंग को बेहतर कर लिया है। प्लीज आप मुझे 1 मिनट सुन लीजिए, प्लीज आप मुझे 1 मिनट सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर कुछ दिया है उत्तर प्रदेश को, तो अखिलेश जी के कामों का नाम बदल के अपना फीता काट लिया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 100 डायल में अखिलेश जी ने दिया और आपने उसको 112 कर दिया। सर, क्रेडिट की होड़ में 5 साल निकले जा रहे हैं। क्रेडिट की होड़ छोड़ दीजिए आप, 5 साल निकले जा रहे हैं, कार्यकाल खत्म होने को आया है सर। ये क्रेडिट की होड़ छोड़िए, क्रेडिट के चक्कर में जो असल मुद्दे हैं वो धरे रह जाते हैं। अजय जी आखिरी कमेंट, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। अजय जी आखिरी कमेंट। और बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना, हमारी सुन लीजिए, बोलिए सर। अजय जी एक आखिरी कमेंट सुनना है प्लीज सर, ज्यादा समय नहीं है। संतोष जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है, पत्रकार, महिला, नाबालिग बच्ची, अधिवक्ता, और अब अमरोहा में डॉक्टर का अपहरण हो गया है। अब आखिर उत्तर प्रदेश का शासन कब जागेगा? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अमरोहा के डॉक्टर को वापस लाया जाए, और इस प्रदेश में सरकार को सद्बुद्धि दे, ताकि
यहाँ लूट, बलात्कार, अपहरण, डकैती, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, पत्रकारों की हत्या रोकी जा सके। और अंत में मैं फिर कहना चाहूंगा प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से कि आप जागिए, वरना ये जनता आपको बदलने में देर नहीं लगाएगी। ठीक है, चलिए, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब एक नए सिरे से चीजों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर सतपाल सिंह जैसा सांसद बागपत में अपनी ही पुलिस के ऊपर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ना होता है, पुलिस पकड़कर किसी और को ले आती है। संजीव बालियान जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और मुख्यमंत्री को चिट्ठी तक लिखी गई है सतपाल सिंह की तरफ से, तो क्या परिस्थिति है पुलिस की? क्या पुलिस पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है? डीजीपी साहब क्या कर रहे हैं? ये तमाम सवाल है जो उठने अब लाजमी हो जाते हैं। देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ रुख होता है सरकार की तरफ से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।